नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। ट्रंप के टैरिफ की चर्चा तो हर जगह थी ही, लेकिन अब ट्रंप के और उनके एडवाइजर्स के भी बोल कुछ ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी हाल में ही जो एससीओ मीटिंग हुई है चाइना में, जिसमें इंडिया भी गया था 7 सालों के बाद, और वहां रशिया भी आया था, जहां वन ऑन वन जी जिनपिंग से और पुतिन से मोदी जी की बातचीत हुई, इसकी वजह से अमेरिका थोड़ा ढीला पड़ गया। लेकिन मसला ऐसा है नहीं, मामला इससे बहुत ज्यादा ही गहरा है और बात कुछ और ही है। तो भाई, अगर मामला एससीओ का नहीं है तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि जो अमेरिका और ट्रंप पूरी दुनिया को एक दादा की तरह ट्रीट कर रहा था और सबको ये कहता फिर रहा था कि इतने टैरिफ लगा दूंगा, इतने टैरिफ लगा दूंगा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसकी हवा निकल गई। तो बातें इसमें बहुत सारी आएंगी, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आएंगे, जियोपॉलिटिकल गेम जो भारत ने इस दौरान में खेला है वो भी आएगा। उसके अलावे जो ट्रंप के अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसने ये टैरिफ का गेम खेलना शुरू किया है दुनिया भर में, और अब ये बात तो उसकी खुद की पार्टी वाले भी करने लग गए हैं जो रिपब्लिकन्स हैं, कि भाई ये अपने इंटरेस्ट को देख करके, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को आगे रख के अमेरिका का जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको ढकेल रहा है पीछे की तरफ। उसके अलावा इसमें ट्रंप का एक बहुत बड़ा ईगो का फैक्टर भी है जो उसको भारत की तरफ से महसूस हुआ था। मतलब लगभग 4-5 बार ऐसी चीजें हो गई थी भारत से या मोदी जी से, जिसकी वजह से वो खफा हो गया था। तो इन सारी बातों पे एक एक करके चर्चा करेंगे और आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये ट्रंप जो इतना गरमाया हुआ था भारत पे, अचानक से उसकी हवा कैसे निकल गई, और ये अपने को डील मेकर कहते कहते अचानक से इसकी डील बन क्यों नहीं पा रही। तो मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा हूं कि आखिर इसके पहले क्या क्या हुआ। 25% टैक्स लगाया, फिर उसको 50% कह दिया, और कह दिया कि भाई ये सैंक्शन, ये तो पनिशमेंट टैरिफ है इंडिया पे, क्योंकि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो और आप ही जो हो जो फंड, जिसकी वजह से ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसको आप फंड कर रहे हो। हालांकि इनका दोगलापन देखिए, भारत जो तेल खरीदता है और वो जब वो रिफाइन करता है तो इसको वापस अमेरिका और यूरोप वाले ही खरीदते हैं, और इतने दिनों से वो क्या चला रहे हैं कि भाई आप तेल खरीद रहे हो, जिसकी वजह से ये सारा वॉर चल रहा है। तो ट्रंप ऐसा कर रहा था, और वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं कर रहा था, वो तो लगभग लगभग सारे देशों के साथ कर रहा था, जितने भी देश थे उसके जो भी फ्रेंडली नेशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वैसे इंडिया को तो फ्रेंड नहीं माना जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है, वो भारत के साथ कभी फ्रेंडली रहा ही नहीं। इनफैक्ट भारत के अगेंस्ट ही खड़ा रहा है और पाकिस्तान के समर्थन में। 71 का वॉर तो सबको याद ही है, जब उसने अपना 7th फ्लीट, न्यूक्लियर 7th फ्लीट भेज दिया था इंडियन ओशन में, भारत को यह कह के कि भाई ये जो बांग्लादेश के खिलाफ जो वॉर कर रहे हो उसको रोक दो। हालांकि उस वक्त में रशिया ने हमारी मदद की, जो हमेशा ही करता है। लेकिन चलिए, ये सब करने के बाद भी इतना ग्लोबल प्रेशर और ये जो अनरीजनेबल बातें हैं वो लोग कहते रहे कि भैया तुम खरीद रहे हो इसीलिए वॉर चल रहा है, जबकि अमेरिका खुद यूक्रेन को हथियार बेचता है। और अभी उसने कुछ दिन पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम यूक्रेन के खिलाफ कुछ घाटे में नहीं है, बल्कि हम तो हथियार बेच रहे हैं, हमको फायदा ही हो रहा है। तो हथियार तुम बेच रहे हो और हम तेल खरीद रहे रशिया से, तो वॉर हम फंड कर रहे हैं, तुम फंड नहीं कर रहे हो। सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप वाले भी अपनी सेना भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, टैंक्स, ड्रोन्स वगैरह तो कॉमन बातें हैं। स्नाइपर्स वगैरह, एक साल पहले कुछ ये न्यूज आई थी कि स्नाइपर्स वगैरह अपने भेज रहे हैं यूक्रेन के तरफ से फाइट करने के लिए। तो इस तरह का दोगलापन ये लोग करते रहे अब तक भारत के साथ, और भारत को ये कहते रहे कि भैया तुम जो है वो तेल खरीदना बंद कर दो। पर इंडिया माना नहीं, झुका नहीं किसी प्रेशर में, और पहले तो ट्रेड डील करने की कोशिश फिर भी करते ही रहे थे। लेकिन अमेरिका का ये कहना था कि भाई तुम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर खोलो, तभी हम तुमसे ट्रेड डील करेंगे। और भारत के लिए वो रेड लाइन है। ये बात न्यू दिल्ली से क्लियर कर दी गई थी कि इस मामले में कोई भी बातचीत नहीं होगी, ट्रेड डील का हिस्सा ये दोनों पार्ट नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि उसको लग रहा था कि जैसे उसने सारी दुनिया को झुका लिया। अब यही है मेन पॉइंट, मेन मुद्दा, जिस अहंकार की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से भी अड़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको क्या लगा, जापान जैसा अमीर कंट्री और एक पावरफुल देश, इसके अलावा ब्राजील, यूरोप के बहुत सारे देश, जब सब पे उसने टैरिफ वगैरह, सैंक्शंस वगैरह लगा दिए तो सब भागे भागे गए वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के भी ऑफर दिए। जैसे खास करके जापान का एग्जांपल ले लेता हूं, उन्होंने तो तकरीबन $500 बिलियन और समथिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब रफ अमाउंट है। तो उन्होंने कहा कि ये हम इन्वेस्ट करेंगे जापान, और जापान की कंपनीज जो है, सरकार और कंपनीज, वो मिलकर अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी। प्लस उन्होंने अपना एग्रीकल्चर मार्केट भी खोला है। जापान लार्जली राइस कंज्यूमिंग नेशन है और वो अपना राइस खुद ही उगाता है। दुनिया में कोई ये सोच नहीं सकता था कि अब जापान अमेरिका से चावल खरीदेगा, पर उन्होंने मनवा लिया। उसी तरह की चीजें उन्होंने यूरोप के भी बहुत सारे देशों से की हैं, वियतनाम से भी की हैं।
वियतनाम का एक केस बताता हूँ। जब वियतनाम पर टैरिफ लगा दिया गया तो उसने कहा कि भैया हम आपको ये कर देते हैं, अपना हम 0% टैरिफ कर देते हैं, आप हमारे यहाँ सामान लाइए, जो भी टैक्सेस वैक्सेस लगेंगे वो अब लगेंगे नहीं, सामान बेचिए। अमेरिका ने कहा कि भैया हमको वो सब नहीं चाहिए, तुम अपना मार्केट हमारे लिए खोलो। अमेरिका जितने भी डील्स अब तक सारे बाजार में कर रहा है पूरे दुनिया भर में, उसका ये कहना है कि आप जो अपना बाजार है वो हमारे सामान के लिए खोलिए। भारत के साथ भी वैसा ही करना चाह रहा था, तो जापान वगैरह ने खोल दिया, क्योंकि इनकी मजबूरी क्या थी। देखिए, ये जो सारे यूरोपियन नेशंस हैं जिन्होंने नाटो बना रखा है अमेरिका के साथ, तो ये अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के लिए अमेरिका पे हेविली डिपेंडेंट है। अमेरिका इनको फंड करता है और इनकी गारंटी लेता है कि आपके साथ अगर कुछ होगा, कोई देश आप पे कार्रवाई करता है या चढ़ाई करता है, अटैक होता है, तो हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करेंगे, मतलब अमेरिकन मिलिट्री। तो इन लोगों की मजबूरी होगी कि भाई करें क्या। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से और कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ऑर्डर बना है उसमें तो अमेरिका ही दादा बन गया। जब से उसने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बॉम्ब गिराए, तब से ये वर्ल्ड ऑर्डर बन गया कि वो अमेरिका जो है वो सुप्रीम है, और उन्होंने इन सारे देशों को ये गारंटी दे दी कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो अभी इन्होंने जो अपना मिलिट्री बजट है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट करना बहुत कम कर दिया। तो उन्होंने अपने को इतना पावरफुल बना के रखा नहीं, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट थे। इन लोगों का सब कुछ अच्छा साठ गांठ चल ही रहा था ट्रंप के आने के पहले। लेकिन अब ट्रंप जो है जिस तरह का वोलेटाइल नेचर का है कि कभी भी कुछ भी बोल देता है। इन्होंने यूरोप को भी बोल दिया था, नाटो देशों को, कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत पैसा दे दिया तुम लोगों को, अब तुम लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। इसकी वजह से इन लोगों को अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाना पड़ गया। लेकिन अब एक दिन में तो चीजें बदलेंगी नहीं, एक दिन में तो मिलिट्री खड़ी नहीं हो जाएगी। तो अभी मौजूदा वक्त के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो कुछ तो करना है। तो उसका प्रेशर बना करके ट्रंप ने इन सारे लोगों से ट्रेड डील करवा ली, इन सारे लोगों का मार्केट खुलवा लिया। और जब इतने बड़े बड़े, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज तो बड़े ही हैं इकोनॉमिकली अगर कहा जाए, तो भारत से तो अमीर देश हैं और डेवलप्ड हैं, अपने को मानते भी हैं भी, सुविधा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस देखें तो हमसे है। तो ट्रंप को इस बात का अहंकार आ गया कि जब इतने बड़े बड़े देशों को मैंने झुका लिया और मार्केट खुलवा लिया ये टैरिफ का प्रेशर बना करके, तो भारत क्या चीज है। अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना की लगभग 19-20 ट्रिलियन की है, और भारत की तो लगभग 4 ट्रिलियन की है। तो इनके सामने हमारी हैसियत कितनी है भारत की, मतलब नेग्लेजिबल है, जीरो है। तो वो यही सोच रहा था कि जब इतने बड़े बड़े देशों को हमने झुका दिया तो भारत किस खेत को मूली है, कुछ दिन में ठंडा ही पड़ जाएगा। पर उसको पता नहीं था कि यहाँ पे मोदी बैठा है और अमित शाह बैठा है। और मोदी जी को तो वो इतने दिन से खुद ही कह रहा था कि ही इज अ हार्ड बार्गेनर, हार्ड बार्गेनर। इतने दिन से शायद वो ऐसे ही झूठी तारीफ करने के हिसाब से कह रहा होगा, और शायद अब जाके समझ में आया होगा कि हार्ड बार्गेनर आखिर होता क्या है। गलती उससे ये हो गई कि भारत जो है वो ना तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली तुम पे डिपेंडेंट है, मतलब अमेरिका पे हमारे बहुत सारे बिजनेस रिलेशंस हैं, और हम एक सेल्फ कंज्यूमिंग नेशन है। जैसे हम जितना भी उत्पाद बहुत ज्यादा जो बनाते हैं उसका तकरीबन 70% हमारे खुद के देश में ही खप जाता है। तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है, हमारा खुद का ही बाजार बहुत बड़ा है, हमको दूसरा बाजार चाहिए नहीं। 150 करोड़ की जनता है भाई यहाँ पे, और उनके यहाँ क्या सिर्फ 30-35 करोड़ की जनता है, तो कितना ही खा जाओगे तुम। तो जाहिर बात है तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम्हारे जो आइटम्स हैं उनको तुमको बाहर बाजार चाहिए, तो हमारा बहुत थोड़ा है। गलती कर दी उसने। हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है अमेरिका पे। हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी सारी अपनी खुद की है, खुद की सेना, हम अपने दम पे खड़े रहते हैं। ना ही हम तुमसे हथियार खरीदते हैं, क्योंकि तुम धोखा दे देते हो। पहले जब हथियार खरीदे गए थे, तो जब भी वॉर में इंडिया जाता था, तो उस टाइम पे जब ये स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती थी, तो ये कह देता था कि नहीं देंगे, नहीं तो वॉर बंद करो, नहीं तो ये डील करो, इस टाइप के हरकतें करता था वो। तो हम ज्यादा से ज्यादा पहले रशिया से खरीदते थे, अभी भी खरीदते हैं। अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दिख गया है कि हम इंडिजिनसली अपना कितना सारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो हम खुद बना रहे हैं भारत के अंदर। और बाकी देशों से भी, जैसे फ्रांस वगैरह से भी हम डिफेंस डील्स कर रहे हैं, ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड किसी एक जगह पे ना हो, किसी एक देश पे हम, और किसी एक देश की टेक्नोलॉजी पे हम ना डिपेंडेंट रहें। तो फ्रांस है, इजराइल है, रशिया है, और मेजरली भारत अपना अब खुद का ही सारी चीजें बना रहा है। तो भारत के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो दबता, और मोदी जी दबे भी नहीं। अमेरिका को वो वाला एक्सपीरियंस भी होगा जब हमारी पुरानी तरह की सरकारें होती थी, जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, या उसके रिमोट कंट्रोल के पहले वाली जो सरकारें थी, मतलब भाजपा की छोड़ के कह रहा हूं, जो अपना नफा नुकसान देख करके और राष्ट्रीय हितों से भी समझौता कर लेती थी। चाहे कांग्रेसी सरकार, जहां भी पैसा मिला, बोफोर्स घोटाला क्या था भाई, जीप घोटाला क्या था भाई नेहरू के टाइम में, ये सब तो वही था ना। देश के साथ आप गद्दारी ही तो कर रहे थे। उनको लगा ऐसा ही होगा, या तो प्रेशर में ले लेंगे, या रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार होगी, या पैसा खिला खुला के अपना हम काम करवा लेंगे। तीनों में से कुछ भी नहीं हो पाया। इसके अलावा ट्रंप का पर्सनल ईगो भी 2-3 बार हर्ट हुआ था। दरअसल क्या हुआ था कि जब G7 में कनाडा गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उस समय अमेरिका
कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां उनसे मिल नहीं पाए थे, उनको किसी कारणवश जल्दी आना पड़ गया था, तब इन्होंने मोदी साहब को फोन किया था कि भाई जाते जाते वापस हमसे मिल करके जाइए, अमेरिका में रुक करके जाइए। मोदी जी ने उस वक्त मना कर दिया था। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये था कि उस वक्त तक ट्रंप ये बार बार कहना शुरू कर चुका था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, भारत और पाकिस्तान का वॉर जो था, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था और मैंने इसको रुकवाया, और भारत इसका बार बार खंडन कर रहा था। उसी दौरान उसने क्या किया था कि आसिम मुनीर को अपने यहाँ बुला लिया था लंच पे, और मोदी जी और भारत सरकार ये भांप गई थी कि ये क्या करना चाह रहे। ये क्या करता कि दोनों लीडर्स को बिठा करके आपस में और एक फोटो ऑप जैसा क्रिएट करना चाहता था, जैसा कि ये तमाशा हमेशा करता ही है, दूसरे देशों के साथ भी कर चुका ही। तो इसलिए मोदी जी गए नहीं और इस बात का उसको बहुत धक्का लगा। दूसरा ये था कि ट्रंप के बार बार ये कहने के बावजूद भी उसको लगा था कि भारत हमारा दोस्त है, हम एक बार बोल देंगे तो मान ही लेगा कि भाई हमने वॉर रुकवाया है, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, चुप रह जाएगा। पर दोनों ही में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने अपोज किया, स्ट्रांगली अपोज किया। ट्रंप अब तक 40-42 बार ये बातें बोल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने हाउस में, लोअर हाउस में, लोकसभा में इस बात को बोल दिया कि भाई किसी देश ने मध्यस्थता नहीं की है और नहीं रुकवाया है इस बात को। इस बात से वो और किलस गया था। और इसके सेकेंडरी इशू ये था कि ये क्लेम करके कि उसने भारत और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, वो ये चाहता था कि भारत नॉमिनेट करे मुझे नोबेल प्राइज के लिए, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। भाई पाकिस्तान की तो अपनी अलग मजबूरियां हैं, मैं बताऊंगा आपको। वो जो बिजनेस रिलेशंस वाला मैं बता रहा था कि पर्सनल जो बिजनेस डील्स करने वाला था या किया है ट्रंप ने, वो आगे मैं बताऊंगा। तो वो चीजें पाकिस्तान के साथ उसकी चल रही थी, तो जिसकी वजह से उसने नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट कर दिया अमेरिका, ट्रंप को। लेकिन भारत की तो ऐसी कोई मजबूरी है नहीं भाई, हमसे तुम कौन सा डील कर रहे हो, हम कौन सा गरीब देश है, हम तुमसे कौन सा पैसा लेने वाले हैं, और जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो हम तुमको क्यों नॉमिनेट कर दें भाई, झूठ के बेसिस पे। तो इन सब वजहों से खार खाया बैठा था और बहुत तरह की यही सारी अनाप शनाप बातें कि भारत जो है वही फंड कर रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर, और इसीलिए मैंने टैरिफ लगाया है। इस बात पे वो लोग फॉर्मली खड़े थे, पूरा यूएस, मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उसके जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार उल्टे सीधे बयान दिए ही जा रहे थे। अब क्या हो गया है कि जब आखिरकार भारत नहीं झुका, भारत झुका तो नहीं बल्कि वो अपने मल्टीपोलर अलायंसेस और अलग अलग मार्केट तलाशना शुरू कर दिए। उसने अपने यहाँ सब्सिडीज दे दी एक्सपोर्टर्स को, ताकि उनका थोड़ा बैलेंस हो जाए, जो घाटा होगा अमेरिका के टैरिफ लगाने से, वहां जो हमारे सामान नहीं बिकेगा उसकी वजह से, तो वो बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा तो है नहीं। दूसरा, जीएसटी रिफॉर्म्स बिल लेकर के आ गया, अभी कल ही आया है, जो कि हमारे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बूस्ट करेगा, तो हमारी इकोनॉमी वहां से भी और बढ़ेगी। तीसरा, जैसे ही ये सारी चीजें हुई थी, ये टैरिफ वगैरह लगे थे, प्रधानमंत्री मोदी लगातार बहुत सारे देशों के साथ बातचीत करते रहे। जापान चले गए, वहां डील करी, उसके बाद वहां से चाइना गए। ये एक तरह से अमेरिका को दिखाने की ही कोशिश थी कि भैया सिर्फ आप ही नहीं हो और आप पे हम डिपेंडेंट नहीं है, और जो थोड़ा सा बाजार हम आपके साथ व्यापार करते हैं, बाजार आपने खोला है हमारे लिए, वो हम दूसरी जगह भी बना सकते हैं। तो जब से भारत एससीओ में गया है, चाइना के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भारत जो है वो चाइना में आए, एससीओ में आए, क्योंकि चाइना भी तो वर्ल्ड का पावर बनना चाहता है और अमेरिका की उससे बजी पड़ी है, मतलब सदियों से बजी पड़ी है। वो तो अमेरिका और चाइना में झगड़ा चलता ही रहता है। चाइना को भी ये मौका मिल गया कि भारत जो अब तक अमेरिका के खेमे में था उसको खींच करके अपने में ले आओ, तो वो भी भारत के साथ खड़ा हो गया, भारत के फेवर में स्टेटमेंट्स देने लग गया। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि भाई, अपोज यूनिलैटरलिज्म एंड बुलिंग, द रूल ऑफ अ फ्यू कंट्रीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। भाई ये जो अमेरिका दादागिरी कर रहा है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन अल्टीमेटली बुलिंग का मतलब तो वही होता है, और कर तो अमेरिका ही रहा है। ये सब इंटरनेशनल कम्युनिटी में चलेगा नहीं, और जो वर्ल्ड है वो अब यूनिलैटरल या बाइपोलर नहीं रह गया है, वो मल्टीलैटरल और मल्टीपोलर हो गया, जो कि भारत इतने दिनों से हमेशा से कहता रहा है। उसी बात को अब जी जिनपिंग भी थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहे हैं, जलेबी घुमा के। इसके अलावा जो एम्बेसडर टू इंडिया हैं चाइना के, उन्होंने भी कहा कि चाइना विल फॉर्मली स्टैंड विद इंडिया टू अपहोल्ड द मल्टीलैटरल ट्रेडिशनल सिस्टम। तो इन लोगों का ये साफ साफ कहना है कि भैया हम भारत के फेवर में खड़े हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। अमेरिका जो ये चाह रहा है कि सारे देश और भारत भी हमारी तरफ रहे। कुछ नेताओं ने तो ऐसा भी कह दिया है जो देश विदेश के हैं कि भैया जो भारत को आप बुलिंग कर रहे हो, ये भारत के साथ नहीं चल पाएगा, कम से कम उनके साथ आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो भारत दूसरा बाजार ढूंढेगा, जबकि इसने ढूंढ लिया है। भारत हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, इंडिया दूसरे बाजार ढूंढ ही चुका है और ढूंढ ही रहा है। चलिए, ट्रंप तो जो बोल रहा था बोल ही रहा था, ट्रंप के जो चेले चपाटे थे वो उससे ज्यादा बोल रहे थे।
ट्रम्प का एक चेला है जो उनका ट्रेड एडवाइजर है, मतलब एक्स ट्रेड एडवाइजर है, पीटर नवारो। जरूरत से ज्यादा बोलना अगर किसी को कहते हैं तो आप उसके स्टेटमेंट्स देखिए। उसने भारत को कह दिया था कि भाई ये तो क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट है। क्रेमलिन मतलब रशिया, रशिया की जो गवर्नमेंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्रेमलिन के टर्म से जाना जाता है। और लॉन्ड्रोमैट का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह, या वॉशिंग मशीन समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, कि जहां पे कोई गंदी चीज, डर्टी मनी या डर्टी गुड्स को साफ किया जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा कंट्री या गवर्नमेंट जो कि जो डर्टी मनी है उसको एक्सेस दिला रहा है किसी और को, तो कह रहा है कि रशिया के लिए भारत जो है लॉन्ड्रोमैट बन गया है। इतना कह दिया था उसने। अब जब एससीओ में मीटिंग सारी हो गई, भारत जापान घुमाए और लोगों से बात करने लगे, इतने दिनों में वो झुके नहीं बिल्कुल भी। जब ट्रंप की हवा निकल गई, सारी हेंकड़ी निकल गई, तो अब इनके बयान कैसे कैसे आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बताना इसमें रह गया, भारत और रशिया की क्या दोस्ती है ये तो सबको पता है, पुराना ही है। लेकिन जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से मोदी जी और पुतिन की कितनी गहरी केमिस्ट्री है ये आपको एक बार फिर एससीओ में भी देखने को मिला। हाथ से हाथ पकड़ के जो फोटो आप देखे होंगे जाते हुए वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो शायद मिस हो गई होगी आपसे, जब एससीओ समिट से ये दोनों नेता बाहर आ रहे थे तो इन दोनों को फिर एक दूसरे वेन्यू पे जाना था जहां बाइलैटरल टॉक्स होनी थी इन्हीं दोनों नेताओं के बीच में, पुतिन और मोदी जी के बीच में। लेकिन पुतिन ने वहां पे ये किया कि भाई हम दोनों यहां से साथ ही चलते हैं। अब वेन्यू तो आसपास में ही होते हैं। मोदी जी को वहां से निकलने में बाहर तकरीबन थोड़ा देर लग गई, तो पुतिन 10 मिनट तक वेट करते रहे अपनी गाड़ी के पास मोदी जी का। और उसके बाद जब ये दोनों साथ में गए तो लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में अपने वेन्यू पहुंच गए। उसके बाद उतरे नहीं, 45 मिनट तक बैठकर अंदर ही, वेन्यू पे ही, गाड़ी के अंदर ही। गाड़ी पुतिन की अपनी थी क्योंकि दूसरे देशों में वो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं क्योंकि बगिंग का भी खतरा होता है। अब दूसरे देश की गाड़ी आप यूज करोगे, उसने वहां पे कुछ माइक वाइक लगा रखा है, वो सारी चीजें उनको सुनाई पड़ेंगी और पता चलेगा कि आप क्या बात करते हो। जो बड़े देशों के नेता होते हैं वो अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं। हालांकि भारत अभी तक ऐसा नहीं करता है, लेकिन यूएस के हो गए और जो बड़े पावर्स हैं, चाइना, रशिया, ये लोग ऐसा करते हैं। खर्चा भी होता है भाई, वो उठा सकते हैं, हम शायद उतना खर्चा अभी नहीं उठा सकते। अब 45-50 मिनट में क्या बातें हुई, इसमें तो कहा जा रहा है कि जो अलास्का में ट्रंप से मीटिंग हुई थी पुतिन जी की, उसके बारे में भी बातचीत हुई, कुछ ऑफ द कफ बातें भी हुई होंगी। क्योंकि अगर वो ऑफिशियल बातें होती जो सबको जानना जरूरी होता, दोनों देशों को या दोनों देशों की सरकारों को, तो वो तो सारे ऑफिशियल्स के साथ में ही होती जो उसके बाद होनी थी और हुई भी। पर जाहिर बात है ये कुछ पर्सनल और इंडिविजुअल टॉक्स थे, जैसे दो प्लेयर्स आपस में बात करते हैं, बड़े लोग, खिलाड़ी, हम लोग भी आपस में अपने सामान्य जीवन में भी अपने दोस्तों यारों से किसी न किसी खास मुद्दे पे सलाह लेते ही हैं। हो सकता है कुछ इस तरह की बातचीत हो, कुछ बाहर खबर आ नहीं पाई है अभी तक। ये सब देख करके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रैटल हो गया, घबरा गया। और वही पीटर नवारो जो अब तक ये कह रहा था कि भाई भारत जो है वो क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट है, अब ये कहने लग गया है कि रोड टू पीस इन मेनी वेज रन्स थ्रू न्यू दिल्ली। कह रहा शांति का जो रास्ता है वो नई दिल्ली से होके जाता है, अगर पूरी तरह से नहीं तो फिर भी पार्टली। क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्या तुम ये मान रहे हो कि अमेरिका अब इतना कमजोर हो गया है कि अब दुनिया में उसकी कोई नहीं सुन रहा? क्या तुम ये मान रहे हो कि भारत अब इतना ताकतवर हो गया है कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाना है तो भारत ही रुकवा सकता है, तुम्हारी हैसियत रही नहीं? क्या तुम ये मान रहे हो कि वो अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी दादागिरी दुनिया में चलती थी, जो एक बात कोई बोल दे कहीं पे भी तो लोग उसको अनसुना नहीं कर सकते थे, चाहे सही या गलत मानना ही पड़ता था क्योंकि भाई सबसे पावरफुल हो, अब ना तुम्हारी कोई और मान रहा है ना भारत मान रहा है, और तुमको ये कहना पड़ रहा है कि भाई भारत ही बोलेगा तो मानेंगे। भाई इसका सीधा सीधा मतलब मुझे तो यही लगता है कि आप यही कहना चाह रहे हैं भाई शांति का रास्ता भारत से होकर जाता है, भारत जो बोलेगा लोग वो करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो भारत की है, या यूं कहें कि एशिया की है। फिलहाल तुम चाइना से पीछे दिखाई पड़ रहे हैं तो उस हिसाब से तो चाइना ही नंबर 1 दिख रहा है, मतलब आगे आने वाले टाइम में। अमेरिका का तो डाउनफॉल शुरू हो गया है, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, ताकत कम होने में वक्त लगता है, पैसा कम होने में वक्त लगता है, तो लगेगा। चाइना ऑलरेडी राइज पे है, भारत वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कब पहुंचेगा ये तो मतलब वक्त आने पर पता चलेगा, धीरे धीरे हम देखेंगे। पर फिलहाल तो ये दिख रहा है कि भारत के बिना किसी का काम नहीं चल रहा, ना चाइना का काम भारत के बिना चल पाएगा, ना रशिया का काम भारत के बिना चल पा रहा है, ना अमेरिका का चल पा रहा है। तभी तो डंडा लेके शुरू में घूम रहे थे, अब समझ में आ गया कि भाई डंडे से काम नहीं चलेगा, तो हाथ गोड़ जोड़ के आ गए, कह रहे हैं कि शांति का रास्ता या भारत से होके जाता है, मतलब तुम तो नहीं करा पाओगे, तुम्हारी हैसियत रही नहीं। अब यही नवारो कह रहा है कि भाई आई लव पीपल ऑफ इंडिया। पहले ये कह रहा था कि ये मोदीज वॉर है, मतलब रशिया और यूक्रेन वॉर मोदीज वॉर है, इंडियाज वॉर नहीं कह रहा था, कह रहा था मोदीज वॉर है। अब कह रहा है कि आई लव पीपल ऑफ इंडिया, कह रहे कि भारत जो है वो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री जो है इकोनॉमिकली वो डेमोक्रेटिक कंट्री वो अमेरिका है।
तो भारत को अमेरिका और यूरोप के साथ खड़े होना चाहिए और यूक्रेन के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि डिक्टेटर्स लाइक शी जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़े होना चाहिए। अब ये कह रहा है भाई, अभी तक तो नहीं कह रहे थे तुम, अभी तक तो कह रहे थे मोदी इज वॉर और ये तुम तेल खरीद के ब्लड मनी कमा रहे हो, ब्लड मनी कह रहा था कि रशिया का ऑयल खरीद के, और यही सारे जो बयान अब दे रहा है वो ठंडे पड़ के। इसी के एक दिन पहले ये पीटर नवारो ने क्या कह दिया था कि भाई जो भारत के ब्राह्मण्स हैं वो इस तेल से पैसा कमा रहे हैं, जो रशियन ऑयल से उससे पैसा कमा रहे हैं और भारत की आम जनता को ठग रहे हैं और लूट रहे हैं, और भारत की आम जनता को ये समझना चाहिए। मतलब एक दिन पहले तक अकल नहीं थी, इसके बाद उसका बहुत विरोध हुआ, सिर्फ भारत में ही नहीं, जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटीज जो वहां रहती हैं अमेरिका में, उन्होंने भी विरोध किया। अभी तक तो ऐसा बन गया था ट्रंप के पिछले टर्म में भी और शुरुआती इस टर्म में भी कि जो इंडियन अमेरिकन भी थे या इंडियंस भी थे, हम लोग ट्रंप के आने के लिए और जीतने के लिए प्रे भी कर रहे थे। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने भी ट्रंप के जीतने के लिए बहुत सपोर्ट किया, समर्थन दिया था, पहले नहीं था। लेकिन सडनली इन तरह के बयानों से उन्होंने इन सारी कम्युनिटीज को, इंडिया को तो एलियनेट किया ही, और जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है उसको भी एलियनेट कर दिया है। तो जब इसका प्रेशर बनने लग गया डेमोक्रेट्स की तरफ से और खुद अपनी पार्टी के अंदर से भी उनके बहुत सारे नेता इस तरह के बोलने लग गए कि भाई अपने पर्सनल गेन के लिए आप इंडिया को एलियनेट कर रहे हो। और ये क्या था, कास्ट लाइन पे बोलने का क्या मतलब था, क्या कहना चाह रहे थे तुम कि जो हमारा फॉल्ट लाइन है जो सदियों से चला आ रहा है, अंग्रेजों ने भी इसी को यूज किया डिवाइड एंड रूल करने के लिए, वही फॉल्ट लाइन तुम वापस ला रहे हो कास्ट वाला कि ब्राह्मण पैसा कमा रहे। भाई कौन ब्राह्मण है? मोदी ब्राह्मण है, अमित शाह ब्राह्मण है, अंबानी ब्राह्मण है, अडानी ब्राह्मण है, टाटा ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण है? भाई ये सारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं इसमें ब्राह्मण कौन है? जितने तेल कंपनियां और तेल खरीदने वाले, इसमें कौन ब्राह्मण है? और भारत के लोग इतने बेवकूफ हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ब्राह्मण लोग पैसा कमा रहे। भाई हमारे देश में तो ब्राह्मणों को कुछ मिल ही नहीं रहा, सबसे गए गुजरे तो बेचारे ब्राह्मण हैं, उनको फॉरवर्ड कास्ट बता करके और न रिजर्वेशन भी नहीं दिया जाता है। और जरूरी तो नहीं है कि सारे ब्राह्मण इकोनॉमिकली स्ट्रांग ही हो, है भी नहीं। तो ये फॉल्ट लाइन जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, हालांकि जब इसका बैकलैश हुआ तो अगले ही दिन ये सारे बयान आने लग गए, आई लव पीपल ऑफ इंडिया और शांति का रास्ता और ये सब करके ठंडा पड़ गया एकदम। इसके बाद ट्रंप भी ढीला पड़ा। अभी जब इतने उसने हाराकिरी मचाई थी तो एक हफ्ते से ट्रंप गायब था। वो आप बीच में वो भी देखा होगा आपने कि शुरू हो गया था कि ट्रंप मर गया, ट्रंप इज डेड, फिर आएगी हेल्थ खराब है। वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ट्रंप की अनुपस्थिति में अगर वो डेथ हो जाती है या हेल्थ रीजन से कुछ हो जाता है तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूं। भाई अगर सब कुछ ठीक था तो फिर वहां के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान क्यों आ जाता है ऑफिशियल स्टेटमेंट? जाहिर बात है कुछ ठीक नहीं था। हालांकि ट्रंप एक हफ्ते बाद वापिस आ गया। तो अब जब वो वापिस आया है तब इंडिया के खिलाफ जो उसकी भाषा है वो पूरी बदली हुई है। अब तक क्या करता था वो, सोशल मीडिया पे लिखता था कि मैं ये कर दूंगा, कैपिटल लेटर्स में, कैप्स में, मतलब कैप्स में जब अब लिखते हैं कोई भी टेक्स्ट तो वो एंगर दिखाने का एक तरीका होता है, क्योंकि बोलने में तो एंगर पता चल सकता है, लिखोगे कैसे, तो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है कि आई एम एंग्री, और इस तरह की बातें उल्टी सीधी करता था वो। ट्रंप इस मामले में भारत से कमजोर पड़ गया, वो यही बताता है कि अब वो जो अपना स्टैंड था उसको एक्सप्लेन करने पे आ गया। पहले तो कहता था भाई, कोई पूछ देता था कि भाई आप तो डबल स्टैंडर्ड है, चाइना तो भारत से ज्यादा रशियन ऑयल खरीद रहा है फिर भी आप उसको कुछ नहीं कह रहे, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। तो कहता था कि हाँ है तो है, ऐसा ही चलेगा, मेरा उसके साथ ऐसा ही माने तो मैं वैसा रहूंगा, इसके साथ ऐसा माने तो मैं वैसे रहूंगा, ऐसा बोल दिया था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और सिर्फ एक बार नहीं, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट इस तरह करे उसने। अब जब आया है तो ये कह रहा है कि देखिए, कह रहा वी गेट अलॉन्ग विथ इंडिया वेरी वेल, but for many years it was one-sided relationship. India was charging us tremendous tariffs, the highest in the world, Trump said. तो क्या कह रहा है कि भैया हम जो है हमारे भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, इतने साल से जो ट्रेड चल रहा था वो वन साइडेड रिलेशन था, इंडिया हमको बहुत सारे टैरिफ चार्ज करता था और हम चार्ज करते नहीं थे, और इसीलिए हमने किया। वो बार बार एक वो हार्ले डेविडसन वाले मोटरसाइकिल का एग्जाम्पल देता है, जिसमें क्या हुआ था कि भारत जो है डेविडसन मोटरसाइकिल पे 200% का टैरिफ लगा रखा था। मतलब जो भी इंपोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ तो उस पर मोटरसाइकिल्स जो थे वो उनकी चूंकि बहुत हैवी मोटरसाइकिल्स होती हैं, बहुत लग्जरी आइटम है, 200% का था। ट्रम्प का ये कहना है कि इसी वजह से बिकती नहीं थी और उसी की वजह से उनको बंद करके वापस आना पड़ा। हालांकि ये आधा ही सच है, बंद करके तो गए थे लेकिन उन्होंने फिर बाद में यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप किया था, यहाँ मतलब हीरो के साथ मिलके, यहाँ मिलके वो बनाते थे तो टैरिफ तो नहीं लगता था फिर, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी, फिर भी नहीं बिकी। और आधा ही झूठ बोल रहा है वो, मतलब आधा सच बोल रहा है, झूठ नहीं। पर क्यों नहीं बिकी भाई? क्यों? इसलिए नहीं बिकी भाई, हमारे यहाँ करोड़ों की गाड़ियां खरीद ले रहे हैं लोग, रॉल्स रॉयस खरीद ले रहे हैं। जब 20-20 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते तो बाइक नहीं खरीद सकते? हमारे अमीर लोग नहीं है, पर यहाँ जगह ही नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, इतनी भारी मोटरसाइकिल
कौन चलाएगा और क्यों चलाएगा? वो लोग कार में घूमते जो इतने महंगे वाले लोग हैं, तो नहीं लेते मोटरसाइकिल, नहीं बिकी। अब हार्ले डेविडसन वो हल्की वाली मोटरसाइकिल लेके आया है हीरो के साथ और बेच रहा है, बिक रही है, अच्छा खासा बिक रही है भाई, खरीद रहे हैं लोग। तो इसी तरह का एग्जाम्पल दे के वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई भारत हमसे इस तरह का व्यवहार रखता है, तो इसीलिए भाई वन साइडेड जो टैरिफ था वो कितने दिन तक चलेगा, तो अब चलेगा नहीं, तो इसलिए हमने ये लगाया। पहले तो ये कह रहा था कि रशियन ऑयल को इस लगाया, अब ये कह रहा है कि भाई एक तरफा रिलेशन चल रहा था ट्रेड का, तो अब इसलिए हमने लगाया है। क्यों भाई, क्यों सुर बदल गए? भारत के बिना काम नहीं चल रहा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपको चाइना को काउंटर करना है, और चाइना को तो सिर्फ भारत ही काउंटर कर सकता है एशिया में। एशिया में और सुपर पावर है कौन, और बड़ा पावर है कौन? और एशिया ही क्या, अब तो पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है। और आपको भी समझ में आ गया, पहले आपको लगा कि हम इसको झुका लेंगे, जैसे बाकी देशों को झुका लिया हमने, वो भी भारत भी भागता भागता आएगा, मोदी आएगा, बोले अरे अरे सर मत करिए, हमको भी दे दीजिए। पर भारत ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है भाई, कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं, जिनके पास उतनी डिप्लोमेटिक समझ भी नहीं है, पॉलिटिकल समझ भी नहीं है, इकोनॉमिकल समझ भी नहीं है, देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था उन्होंने। अभी जो लोग बैठे हैं वो ट्रू मायने में भारतीय हैं, वो भारत के बारे में पहले सोचते हैं, नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता है, ये भी कर ही देते, पैसा पूसा ले लेते, पैसा पूसा खा लेते, कहते भाई चलो, इतना झेलने की क्या जरूरत थी एज ए कंट्री, एज ए नेशन। तो नवारो ठंडा पड़ गया, जो अपना ट्रंप है वो भी ठंडा पड़ गया। अभी जो यूएस का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी था, मतलब है, उसका नाम है क्या, ये स्कॉट बेसेंट, वो भी पहले कह रहा था कि भैया फंड कर रहे हो, तो अभी भी कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया जो फंडिंग ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर थ्रू परचेज वाज देयर, अभी भी है, लेकिन आई एम एम्फसाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ यूएस इंडिया टाइज। अब ये क्या कह रहा है कि भैया पहले तो परचेज था ही, आप खरीद ही रहे थे और ब्लड मनी कमा रहे थे, लेकिन हम जो है वो अपने जो टाइज हैं हमारे, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द टू ग्रेट कंट्रीज विल गेट दिस सॉल्व्ड। क्यों भाई, अभी तक तो कह रहे थे कि हम धंधा ही नहीं करेंगे तुमसे, यू वॉन्ट गेट अ ट्रेड डील, इस तरह से बात कर रहे, अब कह रहे हो कि हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लेंगे। पीयूष गोयल जी ने भी कहा, जब पिछली बार नहीं हो पाया था ट्रेड डील इसी रीजन से, तो अमेरिका ने तो ये कह दिया था कि भाई टाइम चला गया, यू हैव लॉस्ट द टाइम, हमारा इतने दिन का जो डेडलाइन था अब हो नहीं पाया, आप हमारी बात मान नहीं रहे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने उस समय भी ये कहा था कि भाई हम डेडलाइन के हिसाब से काम नहीं करते हैं और बातचीत हम जारी रखेंगे। अब ये लोग खुद ही जब वापस सेम पेज पे आ गए हैं, ट्रेड डील्स वापस शुरू हो गई हैं, इनकी नरमी आ गई है, और अब ये कह रहे हैं कि भाई कि टू ग्रेट कंट्रीज विल रिजॉल्व दिस, सॉल्व दिस। तो भारत तो पहले से ही कह रहा था, और पीयूष गोयल ने बताया ही कि भैया हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि नवंबर एंड तक एक ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो जाए। भारत कितना शक्तिशाली हो चुका है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिक्स में, इसका अंदाजा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हम भारतीयों को भी नहीं है, कि हमारी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट दुनिया के अंदर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि अगर मोदी जी नहीं आते तो हम लोगों को ये पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ा धक्का तो पूरी दुनिया के ऑपरेशन सिंदूर से ही लगा था। उनको लगा था कि भारत के पास है ही क्या, रोला पोला मच जाएगा, लेकिन 10 सालों में भारत ने इतना कुछ अपना इंडिजिनस बना लिया था, और वो जब सब सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेट हुई इस पाकिस्तान वॉर में, तो दुनिया हक्की बक्की रहेगी भाई, इसकी मिलिट्री माइट कितनी बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि चाइना ने ऐसे ही मोदी जी के फेवर में बात करने लग गया वो? और ये टैरिफ से पहले ही उसने, सुनने में आया है कि टैरिफ से पहले ही, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसके पहले ही सी जिनपिंग ने हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें इस तरह की बातचीत की बात की गई थी, एससीओ मीटिंग के बारे में भी, कि भाई बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये रवैया जो ढीला हुआ था क्यों हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हुआ था, जब उन्होंने देख लिया कि भैया लगता नहीं है कि अब हम, पहले तो हम, चाइना ने अभी तक कोई वॉर लड़ी नहीं, और उनको हमेशा ये गलत फहमी रहती है, और दुनिया को दिखाते रहते कि हमारे पास बहुत वेपन्स हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन लगातार तो हमसे हार रहे हो। डोकलम में हार गए, गलवान में हार गए, और ऑपरेशन सिंदूर में तो बाजा ही बच गया। मतलब ये वॉर कोई पाकिस्तान से थोड़ी थी, इसमें पिटा तो अमेरिका और चाइना ही है। चाइना के ही तो सारे सिस्टम सारे लगे हुए थे पाकिस्तान में, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अटैकिंग सिस्टम हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, सारे सब अमेरिका के और चाइना के दिए हुए थे। सबकी तहस नहस हो गई, तो उनको अपनी हैसियत तो दिखी गई होगी, और इस वजह से मोदी जी की इतनी वेटेज, और इस वजह से वो भारत को आज हाथों में लिए घूम रहे हैं। फिर भाई आपके बिना काम ही नहीं चलेगा, आइए मोदी जी, आइए मोदी जी। ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा था 1 महीना पहले, और अब ठंडे पड़ गए, ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठंडा पड़ गया, उनकी पार्टी के अंदर से विरोध के स्वर गूंजने लग गए। चलिए ये तो हो गई एक बात कि ये सब चीज हुआ और ठंडे पड़ गए, लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो टैरिफ का खेल ये ट्रंप खेल रहा है, इसमें सिर्फ अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात नहीं है, इसमें ये अपना पर्सनल प्रॉफिट भी देख रहा है,
भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि पर्सनल प्रॉफिट ही देख रहा है। अमेरिका से ज्यादा खुद का प्रॉफिट ही देख रहा है। ये चाहता है कि किसी तरह से हमको अलग अलग देशों में, क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन है, इसकी बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, ये चाहता है कि वहां पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए अलग अलग चीजों पर। रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने के लिए जो इतना प्रेशर बनाया जा रहा है भारत के ऊपर, वो इसीलिए बनाया जा रहा था क्योंकि ये ट्रम्प की जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। अब यूक्रेन में तो हुई है तबाही, अब ये चाहता है, इसने जेलेंस्की वगैरह से इस तरह की डील करी है कि जैसे ही ये वॉर रुकेगी, क्योंकि अमेरिका ने बहुत पैसा दिया है भाई यूक्रेन को इस वॉर के लिए, वही लोग तो फंड कर रहे हैं, नाटो वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, पूरे सारे मिल करके, चाहे हथियारों के माध्यम से हो, चाहे पैसों के माध्यम से हो, चाहे अन्य तरीकों से भी हो। तो अब वो चाहते हैं कि जितना पैसा लगाया है उसका कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। फ्री का इन्वेस्टमेंट तो दुनिया में कोई नहीं करता। अब जो तबाही बर्बादी हो गई है तो ये सब बनाएगा कौन? और वहां पे जो मिनरल्स हैं या जो भी लोकल जो खनिज पदार्थ होते हैं जिसकी जरूरत आजकल दुनिया में ज्यादा हो गई है, तो ये सब ये लोग निकालना चाहते हैं। और ट्रम्प चाहता है कि नॉट एज अ कंट्री बट एज अ पर्सन, एज अ कंपनी वहां पे जाके कंस्ट्रक्शन के डील जो है वो यूक्रेन में ले और कंट्री को रीबिल्ड करने का सारा ठेका ट्रम्प अपनी कंपनीज को, अपने बेटों की कंपनीज को दिलवा दे और वहां से वो कमाए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि थ्रू आउट ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी पाकिस्तान को बहुत फेवर किया है ये ट्रम्प ने। तो पाकिस्तान जैसे तटपूंजीय देश को इतना हाथ पर लेकर घूमने की 3-3 बार मिल लिए, वहां मिला मिला के उसको लंच करा रहा है, जबकि पीएम को नहीं बुलाया है, उसके मिलिट्री जो हेड है उसको बुला रहा है, आसिम मुनीर को। क्यों भाई, ऐसा क्या था? उसको भी पता है कि पीएम तो वहां का बेकारी है। अभी जैसे एससीओ मीटिंग में भी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कंफ्यूज होकर खड़ा रहता था। तो ये बात खुली है। जो जेक सलिवन जो एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ट्रम्प थ्रू इंडिया रिलेशनशिप ओवर द साइड फॉर पाकिस्तान बिजनेस डील्स। तो क्या है कि ट्रम्प की फैमिली का जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। वहां इन्होंने कंपनी बनाई हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल INC, इस तरह करके 2 कंपनियां हैं। इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया था 2024 में। जैसे कि अलग अलग वाले हैं, बिटकॉइन है, डॉज है और भी बहुत सारे आ गए हैं, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप माइनिंग करते हो क्रिप्टो करेंसीज की। तो उसी तरह का यहाँ पे इन लोगों ने पाकिस्तान में बेस करके इसको खोला हुआ था। इसका ओनरशिप भी जो है वो 60% स्टेक जो है वो ट्रम्प फैमिली ओन करता है, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, एरिक ट्रम्प और जैरेड कुशनर। अब इन्होंने क्या किया है कि इनकी कंपनी ने 2025 अप्रैल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से एक डील करी है जिससे कि क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन को प्रमोट किया जाए, ब्लॉकचेन को का इनोवेशन किया जाए और जो पाकिस्तानी पोजीशन है साउथ एशिया में ब्लॉकचेन के मामले में और क्रिप्टो करेंसी के मामले में उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब देखिए, ये कोई कंट्री टू कंट्री डील नहीं थी। अब पाकिस्तान का जो एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, वो एक कंपनी से डील कर रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है। जो ट्रम्प की कंपनी है उससे वो डील कर रहे हैं एज अ नेशन, तो ऑब्वियसली उसको फायदा ही हो ही रहा है। और वो क्या है कि इसमें जब ये साइनिंग हो रही थी, जब ये अग्रीमेंट हो रहा था, तो बहुत सारे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स वो इस काउंसिल में आए थे और मीटिंग में आए थे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि कंपनी के साथ एक गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए थी। तो यही सारी जब डील इनकी फाइनल हो गई, तब इन्होंने क्या किया कि बाद में वही आसिम मुनीर को बुलाया ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में, ये बोल के कि भैया हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिप्टो करेंसीज और ट्रेड डील्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि मुद्दा कुछ और था, मुद्दा ये था इन्होंने अपना पर्सनल बिजनेस डील्स जो किया था उसको ऑनर करने के लिए और उसको एक तरह से एज अ रिवॉर्ड कि हम भी आपको बुला लेते हैं। पाकिस्तान को तो इतने में ही खुशी हो गई कि भाई अमेरिका ने हमको बुला लिया, व्हाइट हाउस में बुला लिया और सारे नाचने लगते हैं लुंगी उठा के। उसके बाद अमेरिका ने जुलाई 2025 में एक और चूरन दिया ये पाकिस्तान को कि भाई हमारे आपके यहाँ जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको हम ढूंढने में और उसका उत्खनन करने में हम आपकी मदद करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। भैया इतना ही तेल होता अगर पाकिस्तान में, तो अमेरिका अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, तो बैठा रहता। और चाइना जो इतने दिनों से, मतलब सालों से पाकिस्तान को अपनी गोद में खिला रहा है और $बिलियन के इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने सीपेक में, वो चुपचाप बैठा रहता और अमेरिका को वो आने देगा कि हाँ भाई तुम तेल खोद लो और हम चुपचाप बैठे। तेल वेल कुछ नहीं है, ये दुनिया को दिखाने के लिए और पाकिस्तानी जनता को बहलाने फुसलाने के लिए ये सब तौर तरीके जो है वो पाकिस्तान के लोग आजमाते रहते हैं। मतलब लोग नहीं, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता रहता है कि तुम खुश जाओ, हमारे यहाँ तेल है, और दुनिया को भी भ्रम में रखेंगे।
और उसके भ्रम के पीछे भाई हम ट्रेड डील कर रहे हैं, और भ्रम के पीछे से अपना पर्सनल डील करना है, क्रिप्टो करेंसी वाला पर्सनल बिजनेस करना है। खैर जो भी है, अमेरिका के सुर तो नरम उसी दिन से होने लग गए थे, 27 अगस्त से, जब ये टैरिफ जो है वो किक इन हुआ था। और उसी दिन एससीओ मीटिंग में मोदी जी चले गए थे। तो जो भारत में जो एम्बेसडर है अमेरिका का, उसने एक पोस्ट डाली थी ये बताते हुए कि भारत के कल्चरल कितने टाइज है अमेरिका के साथ, कितनी ग्रेट फ्रेंडशिप है। उसी दिन से टोन डाउन होना शुरू हो गया था, और उसके बाद से लगातार ही है। कहते हैं ना कि कभी कभी बिना ठोके हुए अकल ठिकाने नहीं आती। किसी किसी का दिमाग जब ज्यादा उद्दंड हो जाता है बच्चा, तो उसके कान खींचने पड़ते हैं, थप्पड़ मारने पड़ते हैं। मुझे लगता है यही थप्पड़ जो है वो अमेरिका को लगा है और भारत के प्रति उसका रवैया बदला है। हालांकि इससे फायदा भारत का ही हुआ। क्या है ना कि हम भारतीयों की एक आदत है, हम लोग नेचर से ही थोड़े आत्मसंतोषी टाइप के लोग होते हैं। मतलब जब तक हमारे सर पे पड़ती नहीं है ना, हम लोग कुछ करते नहीं। हम लोग लगता है हाँ भाई जितना है ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, क्या करना है ज्यादा करके। लेकिन वही जब कहीं बाहर से दबाव आ जाता है, कोई प्रेशर आ जाता है, कोई दूसरी कंट्री हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो हम आत्म अभिमानी आत्म स्वाभिमानी लोग हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम करके दिखाएंगे। यही एक चीज वो 98 में भी हुई थी, जब अटल बिहारी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तब अटल बिहारी जी और अपने उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे हमारे अब्दुल कलाम जी, ये एक रूम में बैठे हुए थे। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया ने और अमेरिका ने हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। और उस वक्त तो भारत इतना अमीर भी नहीं था, इतना स्ट्रांग भी नहीं था किसी भी तरह से, मिलिटरीली हो चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे और भी अन्य तरीके से भी। तो सब फंसा के रख दिया था, लेकिन फिर भी देश उनके पीछे खड़ा हुआ। और उस वक्त में इन दोनों का एक कॉन्वर्सेशन बहुत जो बाद में निकल करके सामने आया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का और उस वक्त जो हमारे साइंटिस्ट थे श्री अब्दुल कलाम जी का, कि अब्दुल कलाम जी ने उन्होंने कहा कि मुझे तो चाहिए कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि जो सैंक्शंस अभी हम पे लगे हैं ये 10 साल तक और लगे रहे। तो सब हैरान हो गए, कह रहे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब भारत के लिए तो बुरी बात है। बोले बुरी बात नहीं है, हम जो अभी सैंक्शन झेल रहे हैं और देश सर्वाइव कर रहा है और देश जो पीछे सरकार के खड़ी हो गई है, तो 10 साल और रहेगा तो हम बहुत तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि हमारे सर पे बनी है ना। जब तक हमारे सर पे बनेगी नहीं तब तक हम करेंगे नहीं। तो इस तरह का भारतीयों का और भारत का भी एक बेसिक नेचर रहा है संतोष में जीने का। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, भारत स्ट्रांगली हर जगह खड़ा हो रहा है, सबको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में जवाब भी दे रहा है, चाहे प्रधानमंत्री के स्तर पे हो, सरकार के स्तर पे हो, चाहे विदेश मंत्रालय के स्तर पे हो। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी लगातार इस तरह के जवाब देते ही रहते हैं। और जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं, ये भी जो कठिनाई, ये इसी संदर्भ में मैं सुना रहा था कि जो कठिनाई अभी आई है, जैसा जो दिख रहा था कि हाँ भाई हमारा ट्रेड नहीं हो पाएगा, तो ये भारत के लिए ब्लेसिंग ही है। क्योंकि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कह दिया कि भाई सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें वो खुद बनाओ और खुद का खरीदो। अभी अगर आप बाजार में जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हम खरीदते हैं, आटा दाल चावल साबुन से शैम्पू वगैरह तेल से ले करके, सब मोस्टली ये मल्टीनेशनल कंपनीज का, विदेशी कंपनियों का है। क्यों भाई, क्यों खरीदना है? आप अपना खरीदिए ना, तेल ही तो खाना है, अपने देश का भी तो खा सकते हो, शैम्पू ही तो लगाना है, अपनी कंपनी का भी तो लगा सकते हो। क्यों $1 मिलियन का पैसा, कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी दे रहा है। तेल साबुन में क्या टेक्नोलॉजी लगती है भाई, वो तो कम से कम अपनी देश का खरीदिए। अपना देश मजबूत होगा तो हिम्मत से भारतीय खड़े होंगे, भारत की सरकार खड़ी होगी, कोई और देश हमको आंख नहीं दिखा पाएगा बार बार जो अब तक ट्रेंड बना रहा था। मुझे लगता है कि नहीं है कि इसके बाद अब कभी कोई भी देश ऐसी कोशिश भी करेगा। लेकिन फिर भी हम भारतीयों को चाहिए कि सरकार का समर्थन करें, अपने देश का समर्थन करें और स्वदेशी के पक्ष में खड़े हों और ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें खरीदें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? जो मेरे विचार थे वो सारे कमेंट में लिख करके बताइए। आप क्या चाहते हैं कि हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करें, वो भी हमें कमेंट में लिख करके भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी और के लिए सुनना जरूरी है, तो इसके साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।